आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को, उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी
मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के, मैं आशा करता हूं अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें,
देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो यह आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें। और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं।
आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना, और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सब के लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में
उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं, और इसके साथ साथ हमारी देश की हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए
तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादातों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से, ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला, और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मनसा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। से नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुमित्रा महाजन, भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं, और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल की चलते नया सदन बने हुए हैं। तो इसमें हम, ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सिर्फ एमपी का नहीं है, ये देश, ये पार्लियामेंट सिर्फ एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है। तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है। अटल जी भी कहते थे, होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करें आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और
हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर, हो गया सर? प्रधानमंत्री तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर, संविधान पढ़ रहा हूँ ना सर। आप पढ़े ना संविधान? सर, इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सर, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे। उसमें जब पहला आर्टिकल, उसमें यही लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर, सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद G20 को तो हम देखे, हर दिन देखते ही हैं, आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहाँ भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं, क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर, ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे, इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए।
सर मैं ये कहना चाहते जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद आप देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर। बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय। आज तो स्वागत कर दें आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दें आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, इतिहास सुनिए। When India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hands? सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए प्लीज। सर माननीय गृह मंत्री जी, मैं माननीय अधीर रंजन जी ने 2 चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही नई लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब 1 मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज। बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में। आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। Sir, Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands?
Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by a high ruler. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etarajulu and Bhumudi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaramti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर. ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं. सर मैं बहुत सारे सलाह है सर. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काट और पत्थर की सदन है सर. ये सदन, it is not built with bricks and mortars only. It is the soul of our India. The soul which was long suppressed find utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी. अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है. मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है. अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए. एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है. माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज. मैं आगे कहता हूं. प्लीज. मैं आगे कहता. माननीय सर प्लीज. आप बैठ जाइए. मुझे पूरा तो प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है. मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए. और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए. माननीय अर्जुन मेघवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए. मैं बोलना भी चाहता हूं सर. सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है. नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड कर दिया है. अपलोडेड भी है. अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं. अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए. इसमें बिल लोड कर दिया गया है. आप बिल अपलोडेड भी है. मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं. अध्यक्ष जी, सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है सर, कृपया चेक करने के लिए बताइए मेरा एक